हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर शेयर कैपिटल में से। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल होता क्या है? मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करती है। शेयर्स किसको इशू करे जाते हैं? पब्लिक को। पब्लिक को ऑफर करा जाता है कि आप हमारी कंपनी का ये शेयर ले लो, और ये शेयर कितने का है? मान लो 10 रुपीज का शेयर है, तो पब्लिक या जो भी पर्सन उसको सब्सक्राइब करेगा, उसको लेगा, वो 10 रुपीज पे करेगा। और वो 10 रुपीज एक साथ नहीं पे करने होते। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे करनी होती है, वो 2 रुपीज हो सकती है, 2.5 हो सकती है। फिर अलॉटमेंट मनी पे करनी पड़ती है, 2 रुपीज, 2.5, कुछ भी ऐसे, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल आती है, फिर फाइनल कॉल आती है। मतलब एक शेयर के पैसे डिवाइड करके लिए जाते हैं पब्लिक से, ठीक है। तो जो भी कंपनी पैसा रेज करती है बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये चाहे तो आप फॉर्मेशन के टाइम पे रेज कर सकते हो, मतलब जब आपने कंपनी स्टार्ट करनी है तब भी आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन डिमांड कर सकते हो, लोगों को शेयर्स ऑफर कर सकते हो, उनसे पैसा रेज कर सकते हो। चाहे तो लेटर ऑन, अगर आपको कभी लगे कि फर्दर एक्सपेंशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा चाहिए, तब भी जो कंपनी है वो शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है। लेकिन जब एक बार कंपनी ने कैपिटल रेज कर ली पब्लिकली, ठीक है, वो फिर परमानेंट लाइबिलिटी बन जाती है कंपनी की। और वो कब खत्म होगी? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब पहले आपको पता होना चाहिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी वापस ले लेगी, रिडीम कर लेगी। रिडीम का मतलब होता है वापस लेना, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है तो वो परमानेंट लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी ने वापस ले लेनी है, राइट। बाकी रिडीमेबल के अलावा जितने भी शेयर्स इशू करे जाते हैं वो परमानेंट लाइबिलिटी बन जाते हैं, और वो कैन बी रिटर्न्ड और रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कि जब कंपनी बंद करनी है, सिर्फ उसी टाइम पे उनको रीपे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। तो लिमिटेड कंपनी की बात करें, देखो मैंने अंडरलाइन भी करा है, इन लिमिटेड कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि शेयर कैपिटल कितनी है विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। एंड उसकी डिवीजन कैसे करी गई है? मान लो 10 करोड़ की शेयर कैपिटल है, 10 करोड़ कंपनी जो है वो रेज कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। तो उसको डिवाइड कैसे करा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितनी फिक्स्ड अमाउंट का शेयर है, तो वो सब कुछ एमओए में लिखा होना चाहिए। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती, क्योंकि जो अनलिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड बाय गारंटी है वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है उनके मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। मे लिखा है वर्ड, अगर तो आर्टिकल ऑथराइज करता है तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन मे नॉट हैव, हो सकता है इनकी शेयर कैपिटल ना हो, लेकिन लिमिटेड कंपनी की तो होती ही होती है। ये था शेयर कैपिटल का मतलब, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है? सबसे पहली होती है नॉमिनल या रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल भी यही है, रजिस्टर्ड भी यही, ऑथोराइज्ड भी यही है। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू। मतलब जब एक कंपनी स्टार्ट हुई है तब उसे डिसाइड करना पड़ता है कि मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, कि एंटायर लाइफ में मैं कितनी कैपिटल रेज कर सकती हूँ, ठीक है। वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। द अमाउंट इज सेट आउट इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी होनी चाहिए। दिस इज मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज, कि ये एक उतनी अमाउंट होती है विच इज मैक्सिमम, कि इससे बियॉन्ड कंपनी रेज नहीं कर सकती। ये ही मैक्सिमम अमाउंट है जितने में कंपनी अपनी पूरी एंटायर लाइफ में इसको रेज कर सकती है, ठीक है।
बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अपॉन विच इट पेज स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कैसे रेज करती है? शेयर्स इशू करके, और वो उससे पहले इस ऑथोराइज्ड कैपिटल के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करती है कंपनी, और रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करती है। ठीक है, फिर जो नॉमिनल कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है शेयर्स में ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। इट कैन बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। वैसे तो इसको बहुत मुश्किल है इसको बढ़ाना या इसको कम करना, लेकिन वंस कंपनी हैज डिसाइडेड द ऑथोराइज्ड कैपिटल तो वो उसको रिड्यूस भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, लेकिन उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ऐसा कुछ करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट जहां तक कंपनी पैसा रेज कर सकती है। अब आ गया इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी। मान लो 10 करोड़ रेज कर सकती है, लेकिन अभी वो कितना इशू कर रही है? सिर्फ 2 करोड़। ठीक है, तो वो क्या हो गई? इशूड कैपिटल। उसने 2 करोड़ के शेयर्स मार्केट में ऑफर करे। क्लियर? That part of nominal capital which is actually issued by the company for public subscription. A company is not obliged to issue all its nominal capital at once. अगर कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ है तो ये जरूरी नहीं कि कंपनी एक ही बार में 10 करोड़ के शेयर्स इशू करे। ठीक है, नॉट ऑब्लिग टू इशू, वो उसको पार्ट्स में इशू कर सकती है। ठीक है, इट मे हैव अनअलॉटेड रेजिड्यू टू बी अलॉटेड इन द नियर फ्यूचर। तो अभी जो मैं एग्जांपल आपको साथ साथ में दे रही हूँ कि मान लो 10 करोड़ में से 2 करोड़ उसने अभी इशू करा, तो 8 करोड़ क्या होगा? अनअलॉटेड रेजिड्यू, कि जो उसने अभी अलॉट नहीं करा और वो फ्यूचर में उसको यूज कर सकती है। ठीक है, जब भी कभी फ्यूचर में उसको फर्दर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तब वो 8 करोड़ रेज कर सकती है। अब कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड द इशूड कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल। तो 10 करोड़ की कैपिटल है, वो क्या है? नॉमिनल। 2 करोड़ इशू कर दिया। ठीक है, तो अनइशूड कैपिटल कितनी बची? 10 करोड़ माइनस 2 करोड़, दैट इज 8 करोड़। क्लियर? फिर हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज एक्चुअली बीन टेकन अप बाय शेयर होल्डर्स। अब मैंने 2 करोड़ के शेयर्स मार्केट में ऑफर कर दिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 के 2 करोड़ ही लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मान लो 2 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख के शेयर्स सब्सक्राइब हुए, तो 1 करोड़ 80 लाख इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली टेकन अप बाय द शेयर होल्डर्स who have agreed to give consideration in cash or kind for the shares issued to them। मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब करा है वो एग्री कर रहे हैं ना, जिन्होंने ले लिया शेयर्स मतलब वो रेडी है इसके ऊपर पैसा पे करने के लिए, तो वो दे हैव एग्रीड टू गिव कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। ठीक है, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दस अ रियलिटी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल रियलिटी होती है। तो देखो अगर पूरी की पूरी मान लो 2 करोड़ उसने इशू करे, तो 2 के 2 करोड़ सब्सक्राइब हो गए कंपनी ने। ठीक है, तो इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, वन एंड द सेम थिंग, कि जितने कंपनी ने इशू करे उतने उतने सब्सक्राइब हो गए। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? दोनों कैपिटल सेम हो जाएंगी। लेकिन अगर इशू करे थे कंपनी ने 2 करोड़ और सब्सक्राइब हुए हैं 1 करोड़ 80 लाख, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ 80 लाख की। ठीक है, फिर आ जाती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है। अगर शेयर 10 रुपीज का है तो कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मंगवाया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। कंपनी ने कहा है कि इतने तक आप पे कर दो। मान लो एप्लीकेशन तो पहले ही पे करनी होती है, फिर अलॉटमेंट भी पे करनी होती है। 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए ऑलरेडी बंदा पे कर चुका है टिल अलॉटमेंट। फिर कंपनी ने कॉल कर ली, फर्स्ट कॉल, कहता 2 रुपीज की जो फर्स्ट कॉल है वो भी आप पे करो। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हो गई कि कितना कंपनी ने कॉल करा, फर्स्ट कॉल के ऊपर उसने पैसा मंगवाया है 2 रुपीज। ठीक है, तो बेसिकली कि कितना कंपनी ने पैसा मंगवाया है, कॉल्ड किया है फॉर पेमेंट ओवर अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है कि अगर मैं बोल रही हूं कि शेयर 10 रुपीज का है तो 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है। क्लियर?
फिर आती है पेड अप कैपिटल, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, मंगवाया तो उसने मान लो 7 रुपीज तक उसने कॉल कर लिया, 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपीज तक वो कॉल कर चुकी है कंपनी, लेकिन पेड अप कैपिटल हो गई कि बंदों ने, सब्सक्राइबर्स ने कितना पे करा है, लोगों ने कितना पे करा है। जैसे आपने सुना होगा एरियर्स होते हैं, एरियर्स एक वर्ड आता है, एरियर्स कौन होते हैं कि जिनसे पैसा मंगवाया हुआ है लेकिन उन्होंने पे नहीं करा, वो एरियर हो जाते हैं, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन पेड अप बाय द शेयर होल्डर, जो एक्चुअली में लोगों ने पे कर दी, ठीक है। द मनी रिसीव्ड ऑन ईच शेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉल्स इज सेड टू बी पेड अप, कि मतलब एक शेयर के ऊपर जितना पैसा शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है दैट इज पेड अप, क्लियर। और टोटल अमाउंट दैट हैज बीन पेड अपॉन द कंपनीज शेयर, अगर टोटल मान लो 20,000 के शेयर्स हैं, तो 20,000 के शेयर्स के ऊपर कितनी पेड अप अमाउंट आ चुकी है उसे टोटल पेड अप अमाउंट बोला जाता है, पेड अप कैपिटल बोला जाता है। और ऑब्वियस सी बात है विच कैन नेवर एक्सीड द इश्यूड कैपिटल। तो देखो 2 करोड़ के अगर शेयर्स इशू करे गए हैं मार्केट के अंदर, तो 2 करोड़ से ज्यादा थोड़ी वैल्यू होगी शेयर्स की, 2 करोड़ की ही शेयर कैपिटल इशू करी गई है, तो उसको डिवाइड किया जाता है कि कितने का शेयर होगा और कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जिससे ये 2 करोड़ बनेगा। तो ये कभी भी इशूड कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकती, पेड अप कैपिटल इक्विवेलेंट हो सकती है कि जितनी इशूड थी उतनी ही पेड अप हो गई बराबर, कि कोई भी एरियर नहीं है, सारे शेयर होल्डर्स ने पैसे पे कर दिए, सबने पे कर दिया, वो बराबर हो सकती है लेकिन कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती। फिर आ गई अनकॉल्ड कैपिटल, amount which is not called by the company on shares. Company may at any time call upon the shareholders to pay the uncalled capital in accordance with the provisions of the article. अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 10 रुपीज का शेयर्स है, 7 रुपए तक कंपनी मंगवा चुकी है, जो बचे हुए 3 रुपीज हैं वो क्या हो गई, अनकॉल्ड कैपिटल, जो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं करी, ठीक है। तो वो किसी भी टाइम जब भी लगे, जब भी उसको जरूरत होगी, वो पैसे वो डिमांड कर सकती है। व्हेन शेयर्स आर फुली पेड देयर इज नो अनकॉल्ड कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, शेयर की अमाउंट 10 रुपीज है, 10 के 10 आप पे कर चुके हो, तो अनकॉल्ड कैपिटल बची, बिल्कुल भी नहीं बची। अनकॉल्ड कैपिटल तो वो तब होगी जब नॉमिनल वैल्यू में और पेड अप कैपिटल में, पेड अप वैल्यू में डिफरेंस होगा, कि मान लो 10 रुपए का शेयर है, आप अभी तक 7 रुपए पे कर चुके हो पेड अप, डिफरेंस कितना है 3 रुपीज का, तो 3 रुपीज क्या बन गई, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। लास्ट आती है रिजर्व कैपिटल, लास्ट आती है रिजर्व कैपिटल। तो कई बार कंपनी क्या करती है, अनकॉल्ड कैपिटल में से कुछ अमाउंट वो ब्लॉक कर लेती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो अनकॉल्ड कैपिटल का या तो कुछ हिस्सा या पूरी की पूरी जितनी भी अनकॉल्ड कैपिटल है उसे वो ब्लॉक कर देगी। और वो कब मंगाएगी वो कैपिटल को, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कभी कंपनी बंद करने की जरूरत पड़ गई तब मंगवाएगी कंपनी वो अनकॉल्ड कैपिटल, तो उसने वो रिजर्व कर दी, दिस अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि फिर ये कैपिटल अगर एक बार उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस कैपिटल को रिजर्व कर दिया, ठीक है, तो फिर वो तभी यूज कर सकती है जब कंपनी वाइंड अप होगी, फिर बीच में वो उसको मंगवा नहीं सकती, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, वो क्रेडिटर के लिए गारंटी बन जाती है, क्रेडिटर्स भी और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कंपनी ने रिजर्व कैपिटल रखी हुई है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ वाइंडिंग अप वो कैपिटल यूटिलाइज की जा सकती है। अब एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि रिजर्व कैपिटल और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो कि कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से स्पेंड कर सकती है, चार्ज कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ठीक है, रिजर्व फंड। लेकिन रिजर्व कैपिटल अगर एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसने अनकॉल्ड कैपिटल का या तो पूरी अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व कर दी या उसका कुछ हिस्सा रिजर्व कर दिया, तो वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवाई जा सकती है, उससे पहले बीच में नहीं मंगवाई जा सकती। So this was all about share capital and kinds of share capital.
होपफुली आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।